अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान रवानगी है और पाकिस्तान का जो हमारा ट्रिप होता है उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से प्लानिंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान जा रहे हैं तो उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स हैं, यहाँ से किस तरह से फ़्लाइट लेंगे, उसकी बुकिंग किस तरीके से होगी, कौन से एयरपोर्ट से जाएँगे, एयरपोर्ट तक कैसे जाएँगे, एयरपोर्ट से आगे जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होंगी, उनका जो स्टे है, ले ओवर टाइम है, उन सारी चीज़ों के हवाले से देखना, उसको कितना रखना है कि उसमें कोई मसले मसाइल ना हो, कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस ना हो जाए। और फिर आगे की जो प्लानिंग है, पाकिस्तान जाएँगे तो वहाँ किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, उस चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ता है, उन सारी चीज़ों के हवाले से प्लान करना पड़ता है। अगर वहाँ से कोई और चीज़ें प्लान करनी है तो वो सारी चीज़ें भी ज़हन में हो सकती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ओवरऑल आइडिया दूँगा अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन, इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि जब हम लोग पाकिस्तान का ट्रिप प्लान करते हैं या पाकिस्तान जब जा रहे होते हैं तो किन सारी चीज़ों को देखते हैं और क्या-क्या अरेंजमेंट्स हमें पॉसिबली करने पड़ते हैं। अच्छा, जब पाकिस्तान का ट्रिप प्लान हो रहा होता है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि यार कौन सी सूटेबल डेट्स हैं, किन डेट्स के अंदर हम ट्रैवल कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो देखना पड़ता है कि बच्चों की छुट्टियां कब हैं, और बच्चों की छुट्टियां अगर नहीं हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कौन सा ऐसा टाइम है जिसके अंदर ट्रिप को प्लान किया जाए। क्योंकि छुट्टियों के टाइम के अंदर या तो समर में छुट्टियां होंगी या फिर दिसंबर के अंदर, ये जो हॉलीडे सीजन होता है इसके अंदर कुछ छुट्टियां होती हैं। असल छुट्टियां तो आपकी समर वेकेशंस के अंदर होती हैं, जून जुलाई के अंदर होती हैं, अगस्त के स्टार्ट तक वो जा सकती हैं। तो उस टाइम के अंदर ट्रिप को प्लान किया जा सकता है अगर एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करना है। इसी तरह से दिसंबर के अंदर प्लान किया जा सकता है, लेकिन दिसंबर के अंदर उतना लॉन्ग ट्रिप नहीं होता। इसी तरह से फिर ये देखना पड़ता है कि सीजन के हवाले से वहाँ पे जो चीज़ें हैं, वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। बच्चों के हवाले से चीज़ों को देखना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि वो उस सीज़न को, उस माहौल को, उस टाइम के अंदर उसमें एडजस्ट हो पाएंगे, उसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं होंगे। वो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो बड़ी चीज़ होती है वो होता है कि जब सीज़न होता है, जब छुट्टियों का टाइम होता है, हॉलीडे सीज़न होता है, समर वेकेशंस होती हैं, जून जुलाई की बात करें, मई के एंड से लेके जुलाई के मिड तक, जुलाई के एंड तक की बात करें, जब यहाँ से जाना होता है तो टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं जी। क्योंकि जब भी सीज़न आता है, जून जुलाई का सीज़न हो या इसी तरीके से नवंबर एंड से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक का जो सीज़न होता है, इसमें टिकट्स महंगे होते हैं। क्योंकि ये हॉलीडे सीज़न है, इसमें अक्सर लोगों की छुट्टियाँ होती हैं, लोग अपने हॉलीडे प्लान करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो जो एयरलाइंस हैं उनके जो फेयर्स हैं वो भी हाई हो जाते हैं। इसी तरह से अगर कहीं और किसी और जगह जाना है, होटल की बुकिंग चाहिए, तो होटल के फेयर्स भी फिर हाई होंगे। तो ये सारी चीज़ों के हवाले से देखना पड़ता है कि यार जो टिकट्स हम बुक करवा रहे हैं, जो एयरलाइन की जो टिकट्स बुक करवा रहे हैं, वो कौन सा ऐसा टाइम है जब टिकट जो है वो मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगे। डेट्स के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई फिक्स डेट्स नहीं होनी चाहिए कि यार वीकेंड के ऊपर ही ट्रैवल करना है या इसी दिन ट्रैवल करना है। थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं यार कि किस डेट के ऊपर ज़्यादा रीजनेबल फेयर या कम जो है वो चीप फेयर मिल रहा है, तो उसको प्लान कर लें, उसके हिसाब से जो है वो बुकिंग करवा लें। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसी तरह से जब फ्लाइट्स की बुकिंग करवा रहे होते हैं तो देखते हैं कि यार कौन सी एयरलाइन से जा सकते हैं, कौन सी एयरलाइन जो है वो चीप है। डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं वो इत्तेहाद एयरवेज है, कतर एयरवेज है, या फिर किसी के लिए टर्किश एयरवेज भी हो सकता है। तो ये जो दो तीन एयरलाइंस हैं, इसी में से सिलेक्शन कर रहे होते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अपनी एयरलाइन है PIA, वो यहाँ USA से ऑपरेट नहीं करती। टोरंटो कनाडा से उसकी फ़्लाइट है, लेकिन यहाँ USA के अंदर उसके ऑपरेशंस नहीं है, जो कि हमारे लिए एक तरह से अनफॉर्चुनेट है। और इसीलिए फिर हमें दूसरी एयरलाइंस को देखना पड़ता है, जो कि मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं, जिसमें कतर एयरवेज है, जिसमें इत्तेहाद एयरवेज है। और पिछले कुछ अरसे से हम लोग इत्तेहाद एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं, और इत्तेहाद एयरवेज का जो बेस है वो अबू धाबी है। तो इत्तेहाद एयरवेज के लिए हमें अबू धाबी स्टे करना पड़ता है और वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है। और यहाँ से भी हमारे पास जो नज़दीक तरीन एयरपोर्ट्स हैं वो मेन एयरपोर्ट्स नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट नहीं मिलती। तो हमें यहाँ से एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी पड़ती है, और डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके जो मेन एयरपोर्ट है यहाँ USA के अंदर, जिसमें JFK हो गया, न्यूयॉर्क का, वाशिंगटन DC हो गया, या कोई और जो मेन एयरपोर्ट्स हैं यहाँ USA के अंदर, एटलांटा जैसे हो गया, शिकागो हो गया, तो इस तरह के एयरपोर्ट्स पे कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। और वहाँ से फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो अबू धाबी जाती है अगर इत्तेहाद एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर कतर एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर दोहा के अंदर स्टे होगा, यहाँ की मेन एयरपोर्ट से वहाँ दोहा में स्टे होगा, वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, और वहाँ से फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट अबू धाबी से या दोहा से, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो, फिर वहाँ से आपको कराची की फ़्लाइट मिलेगी। तो इस तरह से हमें 3 प्लेन्स चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी पड़ती है जो अपने नज़दीक तरीन एयरपोर्ट्स हैं, उसमें से 2 एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें भी ज़्यादा सूटेबल हो, सामान के हवाले से, लगेज के हवाले से, रश के हवाले से, जो भी जहाँ पे भी टिकट सही मिल रहा हो, जहाँ पे भी जो है वो अच्छे लगेज का अलाउंस मिल रहा है, तो वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से भी ट्रैवल करते हैं। वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं, और डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो एटलांटा, JFK
के या जो भी मेन एयरपोर्ट है जैसे मैंने बताया तो वहाँ से होती है, और वहाँ से फिर मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट मिलती है, और मिडिल ईस्ट से फिर कराची की फ़्लाइट मिलती है। और ये जो टोटल ड्यूरेशन है ये 22 घंटे से लेके 28 घंटे तक का हो सकता है, जिसमें फ़्लाइट टाइम प्लस स्टे प्लस ले ओवर का जो टाइम है, ये सारा जो टाइम है ये 21-22 घंटे से लेके 27-28 घंटे या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ले ओवर कितना है, आपको जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसमें कितना स्टे आपका है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके साथ साथ जब आप एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि यार आपका बैगेज अलाउंस कितना है, ठीक है, आपके पास जो पैसेंजर्स हैं उनका टिकट जो है उसमें कितना बैगेज अलाउंस है, तो उसके हिसाब से फिर अपना बैगेज जो है वो तैयार करना पड़ता है। और हमारे जैसी जो देसी फैमिलीज हैं जो यहाँ से पाकिस्तान जा रही हैं या किसी और कंट्री जा रही हैं, उनका लगेज तो वैसे ही ज़्यादा होता है। जो भी लोग यहाँ देसी रहते हैं जो पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं या इंडिया भी जाते हैं, उनको पता है कि यार लगेज कितना होता है हमारे जैसे लोगों का। तो हम तो लगेज को ही जो है वो खींच रहे होते हैं, लगेज ही लेके जा रहे होते हैं, और ना सिर्फ चेक्ड इन लगेज होता है बल्कि हैंड कैरी में भी अच्छी खासा सामान हो जाता है। तो मैंने एक तरह से अपने लिए एक उसूल बनाया हुआ है कि हैंड कैरी में बहुत ज़्यादा लगेज नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लगेज अच्छा खासा हो जाता है, और लगेज के हवाले से फिर चीज़ों को सोचना पड़ता है, उसके हवाले से भी ख्वारी भी हो जाती है, सामान घसीट रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि खासकर जब आपने प्लेन्स चेंज करने हैं, और प्लेन चेंज करने में अगर आपके पास हाथ में भी सामान है, हैंड कैरी अच्छा खासा है, तो फिर आपको 3 प्लेन चेंज करने हैं, तो प्लेन पे दोबारा जाके सामान रखना है, वहाँ से उतारना है, फिर दूसरे प्लेन में लेके जाना है, और फिर ऑब्वियसली ले ओवर है तो ले ओवर में आपने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना है, तो वहाँ से भी आपने सामान कैरी करना है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से भी परेशानी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से भी सोचना चाहिए कि आप कितना सामान हाथ में कैरी कर सकते हैं, और आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, उनके साथ सामान के हवाले से क्या अरेंजमेंट हो सकता है, कितना सामान कैरी किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से भी सोचना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 5 लोग हैं और 5 हैंड कैरी अलाउ हैं और उसमें 3 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं अगर उसके अंदर, तो आप 5 के 5 हैंड कैरी लेके जाओ। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार हम 5 हैंड कैरी को कैरी भी कर सकते हैं। जब हमने प्लेन को चेंज करना होगा, एयरपोर्ट पे लेके जाना होगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना होगा, तो उसमें हैंड बैग भी होगा, लैपटॉप बैग भी होगा, और अगर हैंड कैरी भी होंगे, और अगर बच्चे हैंड कैरी नहीं चला रहे या नहीं चला सकते, तो क्या आप खुद जो है वो हैंड कैरी को चला सकते हो, नहीं चला सकते। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से भी सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, और सामान को लिमिट करने की कोशिश करनी पड़ती है, जो कि एक मुश्किल मरहला होता है देसी फैमिलीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ यूएसए के अंदर जो लोग मेन सिटीज़ के अंदर रहते हैं, मिसाल के तौर पर वाशिंगटन डीसी के आसपास रहते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं, एटलांटा के करीब रहते हैं, शिकागो में रहते हैं, उनके लिए आसानी है। जो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा फ्लाइट होती है कि हमें यहाँ से अपने एयरपोर्ट से एक मेन एयरपोर्ट जाना पड़ता है, और उसमें फिर ले ओवर भी होता है, उसमें फ्लाइट टाइम भी होता है। इस डोमेस्टिक फ्लाइट को स्किप कर जाते हैं, इसको अवॉइड कर लेते हैं, उनको फ्लाइट मिल जाती है डायरेक्ट मिडिल ईस्ट की। इन सारी चीज़ों के हवाले से पैसा और टाइम बच जाता है। ऑब्वियसली फिर उनकी टिकट की कॉस्ट भी कम होगी, हमारे टिकट की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, हमारा जो पूरा फ्लाइट का टाइम है, हमारा जो पूरा ट्रैवल का टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देम। और दूसरा ऑप्शन हमारे लिए ये हो सकता है कि यहाँ से हम ट्रैवल करके बाय रोड जो है वो मेन एयरपोर्ट जाएं, वो 4-5 घंटे का जो भी ट्रैवल है उसको ट्रैवल करें, और कोई गाड़ी बुक करवाएं, कोई गाड़ी रेंट पे लें, तो वो सारी ख्वारी करें, या वो सारा टाइम स्पेंड करें, पैसा स्पेंड करें। अगर फैमिली के साथ हैं तो उसमें भी मसले मसाइल हो सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन पर्सनली अभी तक मुझे ये ऑप्शन फैमिली के साथ, बच्चों के साथ समझ में नहीं आया, और इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पैसे हो सकता है थोड़े बहुत बच जाएँ, तो इसको अभी मैंने ट्राई नहीं किया। हो सकता है फ्यूचर में जाके इसको देखें, इसके बारे से सोचें, इसको ट्राई करें। अच्छा यार, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जहन में होती हैं जब हम पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, आपका फैमिली साइज़ कितना है, जो ट्रैवलर्स आपके साथ हैं वो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स आपके साथ कितने हैं, आप कौन से शहर के अंदर रहते हो यहाँ यूएसए के अंदर, वहाँ से आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट डोमेस्टिक लेनी है या आपको डायरेक्ट मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट मिल सकती है, नहीं मिल सकती, टोटल फेयर वहाँ पे क्या चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मामलात हो सकते हैं, तो उसमें चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन है, उसके हवाले से मैंने एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश की। अगर आप भी यूएसए के अंदर रहते हैं या कनाडा के अंदर रहते हैं, कोई देखने वाला है, अगर वो ट्रैवल करता है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, या कभी भी उसने ट्रैवल किया है पाकिस्तान के अंदर, तो उनके क्या मामलात होते हैं, क्या उससे रिलेट कर रहे हैं, क्या इसी तरह की चीज़ें होती हैं लगेज के हवाले से, फ्लाइट टाइम के हवाले से, या कोई और चीज़ें अगर वो देख रहे होते हैं, कोई भी उनके और थॉट्स है, तो वो कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।